जी 2 सेकंड। ये उनको कर दीजिए आप। आप सबको मेरा नमस्कार। एक गंभीर मुद्दे पर, एक मुद्दे पर जिसको एक्चुअली चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए, उस पर आपके सामने आए हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है, तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारे घोषणा पत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध साथियों ने की, विशेषज्ञों और जानकारों ने की, और विरोधियों को भी यह कहना पड़ रहा है कि यह एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, यह एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। और यह भी सच है, जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा, कि यह घोषणा पत्र कुछ 2 विशेषज्ञों ने बैठकर पूंजीपतियों की सूची लेकर नहीं बनाया है। यह घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। यह घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं और उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए। चर्चा शुरू हुई, प्रधानमंत्री को लगा अरे भैया क्या किया जाए। मेरा अपना मानना, और मैं दावे के साथ यह कह सकती हूं कि उनका एक चरण चुंबक उनके पास गया होगा और कहा होगा, मोदी जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा है, सब लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है, एक पूरा खाका तैयार कर दिया है भविष्य के भारत के लिए, आपको यह सब करना चाहिए था 10 सालों में। तो मोदी जी ने उससे यह नहीं कहा हां सही कह रहे हो, मोदी जी ने उससे कहा अरे चेले घबरा मत, अभी देख मैं अपनी अगली इलेक्शन रैली में क्या करता हूं, मुद्दे से ही भटका दूंगा। और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि यह वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। यह असलियत है। उनके मुस्लिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र पर किसकी छाप है, इसकी चर्चा पहले करना चाहती हूं।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। वो युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। इसके अलावा हमने राज्यों की समस्याओं पर, सुरक्षा की समस्याओं पर तमाम बातें और बड़े व्यापक दृष्टिकोण से वो बातें दी हैं। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। तो बताती हूं आपको इस पर किसकी छाप है। इस पर छाप है उन करोड़ों लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारी तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस पर छाप है देश के युवाओं की, इस पर छाप है देश की नारियों की, इस पर छाप है देश के किसानों की, इस पर छाप है देश के श्रमिकों की, इस पर छाप है देश के उन लोगों की जो हाशिए पर है और उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। इस पर अमिट छाप है उन लोगों की जिन्होंने 10 साल से सिर्फ जुमले झेले। इस पर उन लोगों की छाप है जो गरीब से और गरीब हो गए। इस पर उन लोगों की छाप है जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा। इस पर छाप है उन श्रमिकों की जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पे नंगे पैर, फोपले और छाले लिए पैदल चलने को मजबूर थे। इस पर छाप है देश के उन लोगों की जिनके हक मार के धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी गई। इस पर छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जिन पर ताले पड़ गए इस सरकार की मनमानी नीतियों से। इस पर छाप है उन 700 किसानों की जो हक मांगते हुए शहीद हो गए। इस पर छाप है उन किसानों की जो हक मांगकर जब लौट रहे थे तो उनको गाजर मूली की तरह रौंद दिया गया। इस पर छाप है उन युवाओं की जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं और जब इम्तिहान देते हैं पेपर लीक हो जाता है तो वो हताश हो जाते हैं। इस पर उनकी छाप है। इस पर छाप है सरहद पर तैनात उस सैनिक की जो जाड़ा, गर्मी, बरसात नहीं देखता और इस सरहद की रक्षा करता है। इस पर छाप है गलवान के उन शहीदों की जिनके प्रति श्रद्धा तो छोड़िए, आरोपियों को क्लीन चिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। इस पर छाप है उन सैनिकों की जिनके शौर्य और पराक्रम के बल पर यह देश सुरक्षित है, हम और आप सुरक्षित हैं, लेकिन जिनके शौर्य और पराक्रम और मनोबल को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट और उनके विदेश मंत्री के ऊल जलूल बयान करते हैं। इस पर छाप है कश्मीर की, इस पर छाप है मणिपुर के लोगों की, इस पर छाप है लद्दाख की आंदोलित जनता की। इस पर छाप है उन सब बड़े सरकारी संस्थानों की जिसकी नींव पर यह देश खड़ा हुआ है और जिसको लगातार बेचने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस पर छाप है देश की जनता की, इस पर छाप है हौसले की, इस पर छाप है आशा और उम्मीद की। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा? कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे, कह सकते थे कि यह गलत है, यह नहीं संभव है, यह नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। यह क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वैसे ही 180 पर अटके हुए हैं, शनै शनै वो अब कम होता जा रहा है। और इसीलिए मैं 1 मिनट में जरूर अपने मैनिफेस्टो का, जरूर अपने न्याय पत्र का जिक्र करना चाहती हूं कि क्यों हमें फक्र है इस पर, क्यों लोग कह रहे हैं कि एक व्यापक दृष्टिकोण है, क्यों लोग कह रहे हैं कि यही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगा।
हर उस समस्या का, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक असमानता हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, हर उस समस्या का जिसको देश ने 10 साल में झेला है, इस मैनिफेस्टो में पूरी तरह से समाधान है। युवा बेरोजगारी का दंश सह रहा है। हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमारा कहना है कि हम अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा धारक को 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे। हम कहते हैं कि पेपर लीक से आपका हौसला टूटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि आपके साथ भविष्य के खिलवाड़ करने वालों की रूह कांप जाएगी। हम कहते हैं कि 4 साल ठेके पर सरकार सेना की नौकरी नहीं चलेगी। अग्निवीर को खत्म करेंगे और पुरानी जो विधि थी उसको बहाल करेंगे। हम किसानों जिनका हौसला टूट गया, जिनको आतंकी कहा गया, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनके रास्ते में कीलें गड़ा दी गई, हम उन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम उनका कर्जा माफ करेंगे, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ नहीं करेंगे। हम उनके खेती को, उनके बीज को, उनकी खाद को, उनकी दवाई को, उनके खेती के उपक्रम को जीएसटी से मुक्त करेंगे। हम नारी के हाथ में संसाधन देंगे। महालक्ष्मी स्कीम के चलते हम गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हम नई सरकारी नौकरियों में महिला को 50% आरक्षण देंगे। हम श्रमिकों के न्याय की बात करते हैं। हम मनरेगा जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी, हम उसके मानदेय को प्रतिदिन बढ़ाकर 400 रुपए करेंगे। हम गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देंगे। हम 25 लाख रुपए की एक हेल्थ योजना की बात कर रहे हैं, जैसे हमने राजस्थान में चलाई, जिसके तहत इलाज, दवाई, टेस्ट सब उसमें आएगा। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि गिनती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सामाजिक और आर्थिक सेंसस नहीं कराइएगा, नहीं पता चलेगा कि समस्या कितनी है। हम हाशिए पर दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम पता करेंगे कि वो कौन गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं जो दंश सह रहे हैं गरीबी का और जिनकी मदद होनी चाहिए। हम जंगल जमीन पर कानूनी हक देंगे लोगों को। वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे। हम राज्यों की बात करते हैं। हम मोदी जी की तरह मुंह नहीं मोड़ लेते हैं। हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा, यह कहते हैं। पौंडीचेरी को, पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लद्दाख में आज भी लोग सड़कों पर आंदोलित हैं, वहां पर धारा 144 लगाकर इंटरनेट सस्पेंड करके दमन किया जा रहा है। हम 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर लद्दाख की जनजातियों को उसमें इंक्लूड करेंगे। हम मणिपुर की वर्तमान सरकार को बर्खास्त करेंगे और सुलह आयोग की एक नियुक्ति करेंगे। यह होता है एक व्यापक दृष्टिकोण, जहां पर युवाओं की बात हो रही है, किसानों की हो रही है, महिला की हो रही है, श्रमिकों की हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, जहां पर देश के राज्यों की बात हो रही है। और यह कांग्रेस का वादा है और जनता जानती है। हम जब वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। यह कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल जैसे बड़े बड़े कानून दिए। ये कांग्रेस की कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में चलने वाली सरकारें हैं, या हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वो सरकारें जो अब नहीं रही। हमने जो कहा वो पूरा किया, चाहे वो गृह ज्योति हो, गृह लक्ष्मी हो, रायतू भरोसा हो, तमाम ऐसी चीजें। तो लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको निभाती है, क्योंकि ये कांग्रेस की गारंटी है, ये किसी का जुमला नहीं। I will very briefly make a statement in English on the absolutely deplorable and declassé language that the Prime Minister of this country chooses to use against India's opposition. I'm not surprised at all that after 10 years of being in government, the Prime Minister does not have one, and I'm insisting on the word, not one achievement that he can seek votes for. He does not have a report card where he can show to the people and seek vote in its favors. His report card says failure. He has failed this country on every front. And I'm not surprised at all that he has resorted to the old script, the old narrative of division of Hindus and Muslims. How dare, absolutely how dare he call our manifesto with an imprint of the Muslim League? But that actually shows his deep love, his deep affection, his deep affiliation for the Muslim League, and that's not new.
It's historic and we'll just talk about it. But I do want to spend a minute talking about our manifesto and whose imprint there really is. Our manifesto is being widely discussed. Experts, economists, people at large sections of media, including some of our opponents, are of the view that this is the blueprint for the future that India needs. This is the solution that India needs to the problems that have arisen in the last 10 years. Problems of unemployment, problems of othering, problems of poverty, problems of high prices, problems of crime against women. This manifesto was not prepared in a room on the recommendations of two crony capitalists. This manifesto was prepared on the basis of aspirations, feedback, challenges that the people of this country voiced. The crores of people who met us during the Bharat Jodo Yatra, the Bharat Jodo Nyaya Yatra, wide consultations that we had across states of this country. It's a reflection, it is the voice of India. And I will take a minute to just talk about the imprint that one sees on our manifesto. Our manifesto is largely built on 5 pillars, and those pillars are pillars of justice as far as the youth is concerned: Yuva Nyay, Kisan Nyay, Nari Nyay, Shramik Nyay, and Bhagidari Nyay. But I do want to talk to you about whose imprint there really is. There is an indelible imprint of the youth of this country in our manifesto. There's an imprint of women. There is an imprint of workers. There's an imprint of the farmer. There is an imprint of people who find themselves at the absolute margins of our society, and we will ensure their greater representation. It has the innumerable people being represented in our manifesto. It has the imprint of those who have become poorer. It has the imprint of those who have only heard jumlas in the last 10 years. It has the imprint of those who lost their loved ones in Corona. It has the imprint of the workers, of the laborers who were forced to walk home in the scorching heat. It has the imprint of small and medium enterprises who were forced to shut down because of Modi's misgovernance. It has the imprint of the rights of people that were denied and instead coffers of the rich that were filled. It has the imprint of our daughters who, when they were sexually exploited, the government chose not to protect them and instead gave patronage to the perpetrators of their crime. It has the imprint of 700 farmers who made the supreme sacrifice while demanding the MSP. It has the imprint of farmers who were trampled over by a BJP leader's son. It has the imprint of the youth whose paper gets leaked, they get disheartened, and they don't know what to do. It has the imprint of our brave hearts protecting our country at our borders. It has the imprint of the 20 brave hearts in Galwan who made the supreme sacrifice, and the Prime Minister gave a clean chit to China by saying nobody has entered our territory. It has the imprint of the supreme bravery and courage of our armed forces, who are constantly denied their place, their position, and their power by the kind of statements that India's Minister for External Affairs and the Prime Minister make. It has this imprint of Kashmir. It has the imprint of the people of Manipur. It has the imprint of the people of Ladakh. And last but not the least, it has the imprint of those government institutions on the foundation of which our country has been built. Institutions that have been consistently sold by Narendra Modi. But let me quickly remind you of this deep love and affection that Mr. Modi has for the Muslim League. It's not newly acquired. Ye naya mohabbat nahi hai, ye purani mohabbat hai. And this love emanates from the ideological ancestors of the BJP. If you remember in 1942, when India was on the roads, when India was pushing the British away during the Quit India movement, and do or die was the mandate that we lived by, Shyama Prasad Mukherjee was running a government in Bengal, and his like-minded people were running governments in Sindh and in Northwest province with the Muslim League. And they were also giving written suggestions to the British on how to curb this movement. The reality is that our manifesto is an answer to problems that people in this country face today. People in this country face problems of unemployment.
This talks about 30 lakh government jobs. This talks about an apprenticeship program under which a graduate or a diploma holder can get an apprenticeship of 1 lakh for a year. It talks about a stringent law against paper leak. It talks about scrapping of the Agniveer and resorting back to how recruitments were done for our armed forces. It talks about legal MSP for farmers. It talks about waiver of farmer loans. It talks about exemption of seeds, fertilizers, and agricultural equipments from the GST. It talks about Mahalakshmi, where women household of poor families will get 1 lakh a year. It talks about 50% reservation for women in new government jobs. It talks about increasing the daily wage under Manrega to 400 rupees a day. It talks about gig workers getting social security under law. It talks about a health insurance scheme of 25 lakh rupees, which will cover treatment, test and medicines. It talks about an economic and caste census. It talks about legal rights of water, forest and land for our tribals. It talks about strict implementation of the Forest Rights Act. And as far as the states are concerned, it promises to restore full statehood to Jammu and Kashmir. It promises to give full statehood to Puducherry. It promises to give a special status to Andhra. It promises to include Ladakh, where people are out on the streets as we speak, to be included in the 6th schedule of the Constitution. It promises to amend the NCT Delhi Government Act of 1991. It seeks the removal of the government of Manipur and instead have a rehabilitation. The people of this country believe that the Congress walks the talk. The Congress, during its 10 years of UPA, gave right to education, right to information, right to food, Manrega, and other schemes like that. Our governments in Karnataka, Telangana, and Himachal have walked the talk on the schemes that we had promised, whether it's Raitu Bharosa or Grah Lakshmi or Grah Jyoti or OPS and other schemes like that. And with that in mind, the Prime Minister is rattled. He's running helter-skelter. He's scared because he realizes that his tally is consistently dwindling. He is absolutely not being able to cross that 180 mark, and which is why blasphemous statements like these are being made. आपके सवालों का स्वागत है. अगर सवाल इससे जुड़े हुए हो तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी. क्या क्लैरिफाई करेंगे क्या कि जो मुस्लिम लीग की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या जिस मुस्लिम लीग की बात आपने अभी की 1940 में, वो मुस्लिम लीग जिन्ना की थी, और जिस मुस्लिम लीग से आपका गठबंधन है केरल में, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है. मैं सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात करूंगी. और प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इतना घटिया और इतना शर्मनाक है कि उनको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए. नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रचारक मात्र नहीं है. नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री पद की कुछ गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की कुछ मर्यादा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री गरिमा और मर्यादा को ताक पर रखकर लगातार बोलते हैं. सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं. क्या उनको हमारे मैनिफेस्टो में दिख रहा है? उनको हमारे मैनिफेस्टो से क्या दिक्कत है? क्या गरीबों की, आदिवासियों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों के हक की बात करना गलत है? और अगर गलत है तो यह गलती हम बार बार करेंगे. बताएं कहां किसकी छाप दिख रही है? क्या मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टो का एक पेज भी पढ़ा है? या उनकी आईटी सेल के गुर्गों ने जो व्हाट्सएप पे चलाया, जो आईटी सेल पे चलाया, वो बोल देते हैं? तो मैं क्यों ना मानूं कि वो जो घटिया व्हाट्सएप आपके फोन पर आते हैं वो खुद नरेंद्र मोदी जी बैठकर लिखते हैं. 18-18 घंटे देश के लिए काम नहीं करते हैं. 18-18 घंटे यही घटिया चीजें लिखने में बिताते हैं. 18-18 घंटे व्हाट्सएप फॉरवर्ड लिखते हैं. 18-18 घंटे ये नापाक बातें, ये घटिया बातें करते हैं. ये असलियत है. Ma'am, the same allegations have been also leveled by the BJP president JP Nadda, in which he said that in 1929 it was Muslim League who had promised about the reservation on the basis of religion, and that is what Congress is also repeating. So he is saying that Congress only believes in appeasement politics, and he also mentioned that what was the reason that when Rahul Gandhi went to Wayanad for his nomination, Congress party's flags were not there, and he said that this clearly shows Congress supports Muslim League only. I first want to make a very strong statement on the BJP president, Mr. Nadda. Mr. Nadda's utility in the BJP is to go and receive the Prime Minister when he comes from his overseas tour. He should choose not to make these silly statements because he exposes his absolute political and moral bankruptcy. That's the first statement I want to make. The second statement that I would want to make is that when India was fighting against the British, and when India was saying do or die,
And when the Quit India movement was in progress, why did your political ideologue Shama Prasad Mukherjee write to the British to curb the do or die movement? Why did he choose to run the governments with Muslim League in Northwest Frontier Province, in Sindh and in Bengal, when Congress governments had already resigned? So I do believe that the BJP president knows very little, should speak a little less. That's the first point I want to make. The second point that I want to make is, as far as Wayanad is concerned, or as far as any other state of India is concerned, why do you think the Prime Minister is using this language? Or why do you think Mr. Nadda is making all those silly allegations? Because Mr. Nadda sees a looming and a largely looming defeat. The reality is, our internal surveys and BJP's internal surveys are bang on. 180 is what they are at, and that tally is dwindling. And anything else that they are saying is basically distracting from the issues that really matter. I challenge Mr. Nadda to go on any stage, his party stage, a rally, a political fora, a channel like yours. Get your editor to interview Mr. Nadda and ask him to speak for 2 minutes on unemployment. Ask him to speak for 2 minutes on price rise. Ask him to speak for 2 minutes on crime against women. Ask him to speak for 2 minutes as far as the farmer's plight is concerned. I bet my bottom dollar on it, he will not be able to say a word. And that is the reality of the last 10 years. मैंने अपने शुरुआत में ये कह दिया था. ओके तो मैम जो आप लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो बयान है वो विभाजनकारी और सांप्रदायिक एक किस्म से है, तो क्या इसकी शिकायत आप लोग चुनाव आयोग से करने पर विचार कर रहे हैं? यस. मैम ये जो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के हर नियम, हर कानून को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार कर रहे हैं. उनके मंत्री इस बार वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वो सेना के इस्तेमाल की बात हो, चाहे मोदी जी अलग अलग वेशभूषा में दिख रहे हो. असलियत यह है कि देश की जनता समझ गई है कि राजा जो है वो प्रजा को भटका रहा है. ये प्रजातंत्र है, हम जनता हैं, हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं. हमें भेड़ बकरी समझने की गलती मत कीजिए. और हर उस नियम का जो उल्लंघन हो रहा है, हम लगातार चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं. इस पर भी जाएंगे, अन्य चीजों पर भी जाएंगे. और हमारी अपेक्षा और आशा और विश्वास है कि एक निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग, जिसके ऊपर दारोमदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, वो जरूर इन बातों को संज्ञान में लेगी और इस पर एक्शन लेगी. ईडब्ल्यूएस पे आप लोगों ने जो बात की अपने घोषणा पत्र में, ये कहा गया कि जो 10% है उसको हम थोड़ा स्ट्रेच करके बाकी लोगों को देंगे. तो जो नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम स्ट्रेच करके, ऐसी ये, भाषा ये कहा गया है कि 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों को लागू करेंगे. नहीं. तो जब हम, अब आपका सवाल हो गया हो तो मैं जवाब थोड़ा दे सा सकती हूं. पूछ लूं? जी बिल्कुल पूछिए. अभी जो सवर्ण के लोग हैं, बीजेपी ने उनको जो 10% दिया, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन तो वो भी डिजर्व करते हैं. तो अब इससे ऐसा मैसेज नहीं जा रहा कि कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस हमको 10% मिला उसको भी छीन के और हमारे पास से ले जाना चाहती है? आप मुझे समझदार पत्रकार लगते हैं. सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का क्या मतलब होता है, सामाजिक और आर्थिक सेंसस का क्या मतलब है? उसमें सिर्फ आदिवासी, दलित या पिछड़ों का आंकड़ा नहीं आएगा. उसमें मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला था, शायद आप देर से आए या आपने नहीं सुन पाया, कि गरीब जनरल कास्ट के भी जो समाज के हाशिए पर आज हैं, जिनको कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए, जिनको रिजर्वेशन थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, हम बिल्कुल उनके हक की बात करते हैं. मेरे नेता एक बात कहते हैं और वो बात दोहराना जरूरी है. आपको पैर में चोट लग जाए, आप पर प्लास्टर लगेगा या बैंडेज लगेगा या कास्ट लगेगा, इसका निर्णय डॉक्टर खुद नहीं कर सकता है. इसका निर्णय तब होगा जब एक्सरे होगा. उस एक्सरे में पता चलेगा आपका लिगामेंट टेयर हुआ है, आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर है, आपकी हड्डी टूटकर अलग हो गई और उस हिसाब से उसका इलाज होगा. तो एक्सरे जो है वही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. सामाजिक और आर्थिक कास्ट सेंसस जब तक नहीं होगा, नहीं पता चलेगा कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए. इसमें बिल्कुल जनरल कास्ट के वो गरीब लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए. हम उसकी बिल्कुल पैरवी करते हैं. आपकी ये बात, मुझे ऐसा लगता है शायद आप लेट आए, आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना, उसका नतीजा है.
आपका ये सवाल जिस दिन हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ था उस दिन घोषणा पत्र के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं श्री चिदम्बरम जी से भी पूछा गया था और मुझे लगता है उन्होंने इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया था। और उस जवाब में उन्होंने जो कहा था वो मैं दोहरा देती हूं। उन्होंने कहा था, और ये बिल्कुल सच बात है, कि हिमाचल में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी। देश इसके पक्ष में है और हम इसको आगे भी लागू करने के पक्ष में हैं। लेकिन सरकार ने समय रहते हुए इससे एक सीख ली। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जो ओपीएस और एनपीएस के प्रोज एंड कॉन्स को देखकर एक सॉल्यूशन निकाल रही है। तो जब सॉल्यूशन आ रहा है तो हम उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम से वो सॉल्यूशन आ रहा है तो सॉल्यूशन का इंतजार करते हैं, इसलिए हमने इस पर टिप्पणी नहीं की। अभी दूसरा पूछ ले, फिर आपके पास। मैम, आपके पुराने सहयोगी हैं जो बीजेपी जा चुके हैं। अभी रुक जाइए, अगर इस पर किसी को सवाल है प्रधानमंत्री जी के घटिया बयान पे। मैनिफेस्टो को लेकर है, उन्होंने आज एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ एक ही इंसान लिखता है और वो इंसान जो है वो आज तक सिर्फ एक पीए रह चुका है और वही इंसान जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाता है। और कहीं ना कहीं तंज जो है वो कांग्रेस पार्टी पे और पी चिदम्बरम पे जो है किया गया है। उस पे आपका स्टेटमेंट क्या है, क्लैरिफिकेशन क्या है? पी चिदम्बरम किसके पीए रहे हैं मुझे तो नहीं पता। 6-7 बार के चुने हुए सांसद हैं, इतना मैं जानती हूँ। कहा कि मैनिफेस्टो पी चिदम्बरम ने बनाया क्योंकि उनकी कमेटी में बना हुआ है। गौरव वल्लभ ने ये बोला है कि एक पीए जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग, उन पर मैं इस मंच पर से टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन उनको आईना दिखाना जरूरी है और वो आईना मैं जरूर दिखाऊंगी। 2 महीने पहले तक जब बजट आया था तो मोदी जी की सारी बखिया वही उधेड़ रहे थे, उन्हीं को सब नजर आ रहा था। चैनल जंप कर करके अपने आप को स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो घोषित करता है वो मुझे ये बताए कि स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहते हुए आपको इस देश में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? आपको 20% ये जनता 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करती नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है, हमारी नहीं। और असलियत यह है कि कांग्रेस ने इस देश के हाशिए पर रह रहे लोगों को हमेशा साथ दिया है। और मैं जरूर यहां पर, क्योंकि बड़ी धर्म की भी बात करने लगे हैं वो, उस पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं। साच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यह है असलियत। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। ये असलियत है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको समाज किस दृष्टि से देखता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मेरे मुंह से ज्यादा ना बुलवाइए। और असलियत एक ये है कि आज जो कहीं और जाकर कांग्रेस पार्टी को सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें मुझे सिर्फ 2 टूक बात यह कहनी है, भगवान के लिए भगवान का नाम झूठ मत लो। किसने आपको मना किया सनातन पर बोलने से? किसने आपको मना किया सनातन के खिलाफ बयान देने से? मैं पूछना चाहती हूं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ, मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं, मैं गई राम मंदिर, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और एक ये सच है, मैं यूजुअली पर्सनल बातें करती नहीं हूं, यह सच है कि भगवान शिव के बारे में जितना मैंने राहुल जी से सीखा है उतना किसी और से नहीं सीखा है। यह भी एक सच है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए जब मैंने प्रियंका जी को निर्जल व्रत रखते हुए देखा और मैंने पूछा आप ये क्यों करती हैं, क्या है, उन्होंने बताया वो 8 साल की उम्र से नवरात्र का व्रत करती है। हमें चाहिए इंसर्ट सर्टिफिकेट सनातन पर। क्या है सनातन? सनातन यह है कि बिलबिला के भाग जाओ और फिर अनर्गल झूठ बोलने लगो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना, आपकी क्या हैसियत है, मैं ये जानना चाहती हूं। आपको पार्टी ने 2-2 राज्यों से चुनाव लड़ाया, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं, एड़ियां घिसते रहते हैं, नहीं मिलता है टिकट। आपको 2-2 जगह से चुनाव लड़ाया और आप इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे? एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स थोड़ा आत्मचिंतन करिए और देखिए देश 10 साल में किस कगार पे पहुंच गया है, जो खुद आप भी कहते थे। मैं मणिपुर में पूछ लूं? जी हाँ, पूछिए। मैं मणिपुर में पहले दूसरे चरण में जो है चुनाव है और वहाँ के अगर मतदाताओं से अगर बात करें, वहाँ कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का अधिकार जरूरी, लेकिन हमारे लिए पहले जीवन का अधिकार जरूरी है। आपने अपने सवाल का मुझे लगता है बहुत बड़ा खुद ही जवाब दे दिया। आज हमारे देश को नरेंद्र मोदी इस कगार पर ले आए हैं कि मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 दिन वोट पड़ेगा। कभी सुना है आपने आजाद भारत की इतिहास में ऐसा होते हुए?
एक लोकसभा सीट पर 2 दिन वोट पड़ेगा, क्योंकि समुदायों को एक साथ आप खड़ा देख नहीं पाएंगे। आज मणिपुर इस कगार पर है कि तमाम जगह इंटरनेट सस्पेंडेड है। आज मणिपुर इस कगार पर है कि अभी भी सेना की और वहां की पुलिस में झड़प होती है। आज मणिपुर इस कगार पर है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मणिपुर के हमारे बहन और भाई कह रहे हैं, इसका हमारे लिए क्या मतलब, हम जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हमारा जीवित रहना दूभर है, हमारी जान पर बनाइए। और सिर्फ मणिपुर ही क्यों, लद्दाख देखिए ना आप, सारा लद्दाख सड़कों पर है। सारा लद्दाख तथ्य और साक्ष्य दिखाकर कह रहा है चीन हमारे घर में घुसा बैठा है। चरवाहे दिखा रहे हैं साक्ष्य और तथ्य, और मोदी जी के मुंह में दही जमी है, उस दही पर जीएसटी लगा है। मोदी जी के मंत्री कहते हैं चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। मोदी जी के मंत्री कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, चीन नाम बदल रहा है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो आपका घर मेरा थोड़ी हो जाएगा। अरे प्रभु, यह देश की संप्रभुता की बात है, यह हमारी भूभागीय अखंडता की बात है, यह आपका घर और मेरे घर की बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनके लोगों को। सुप्रिया जी, एक संयोग ही है कि गांधी परिवार आजादी के बाद पहली बार जब वोट करने जाएगा तो कांग्रेस के सिंबल पर नहीं करेगा, उसको झाड़ू पर वोट करना पड़ेगा, और उधर केजरीवाल को कांग्रेस के सिंबल पर वोट करना पड़ेगा। तो क्या तकलीफ या कुछ? इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं तो तकलीफ क्यों होगी, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। Ma'am, your alliance partner Shiv Sena's Mumbai candidate Amol Kirtikar has been summoned by Enforcement Directorate even as campaign is underway. Are you surprised at all? He was earlier Are you accused- surprised that anybody who is going to contest an election will be summoned by the ED, the CBI or the income tax? I am waiting for the multiple raids that are about to happen on candidates across the political spectrum in the Indian opposition. I am absolutely certain that people will be raided, ED will come, CBI will come, income tax will come. They will waste our precious time to campaign, because that is, please understand, Mr. Modi alone is not the star campaigner of the BJP. The star campaigner of the BJP, more than Narendra Modi, are ED, CBI and income tax. And that is what you're seeing. Are you surprised at all? But this is exactly what people of this country understand, and this is exactly why they will be taught a lesson. ठीक है मैम, एक सवाल है प्रशांत अब हो किशोर, गया। एक सवाल है मैम प्रशांत किशोर के इंटरव्यू से। उन्होंने एक तो मैं कांग्रेस कंसल्टेंट्स की बात पर जवाब नहीं देती हूँ, राजनीतिक लोगों पे बात करिए, कंसल्टेंट्स की बात पे क्या जवाब देना है। जी हाँ, आपके अलायंस पार्टनर संजय सिंह की तरफ से बयान आया, उन्होंने बोला है कि अलायंस का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था, अलग से मैनिफेस्टो जारी करना सही नहीं है, क्योंकि लोगों में एक मैसेज देने की जरूरत है कि हम सब एक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे तमाम अलायंस पार्टनर्स इन्हीं समस्याओं पर बात कर रहे हैं, इन्हीं समाधानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी खाका है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।